हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। या तो फिर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट्स दोनों अगर आपको पूछते हैं, आपके पास आपका आंसर सेम रहेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आज हम इस स्लाइड के अंदर बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन से एलिमेंट्स जो है असेंशियल है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। Every agreement and promise enforceable at a court of law is a contract. In other words, an agreement between private parties creating mutual obligation enforceable by law. राइट। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन होगा, सर एनफोर्सेबल मतलब का क्या इसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, एग्रीमेंट एक ऐसी एग्रीमेंट, राइट, कि जो एनफोर्सेबल बाय लॉ उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और एग्रीमेंट के अंदर यही फर्क होगा कि जो एग्रीमेंट है वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से एग्री हूँ, तो वो हमारा एग्रीमेंट हो गया। लेकिन उसको मैं अगर पेपर पे लिखवा के लूंगा या तो फिर मैं आपसे उसका स्टैम्प पेपर लिखवा के लूंगा तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, प्रोमिस टू एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, तो वो हमारे लिए हो जाएगा एंड क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्ट, राइट। एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर मान लो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक होटल में रुकने के लिए गया, राइट, और वहां पर मैंने उसको मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट किया, तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ, ये बात वो एक्सेप्ट कर रहा है, एग्री कर रहा है, राइट, और उसके बदले में उसको पे करूंगा तो उसका वो बिल बनाएगा। लेकिन अगर सामने मतलब मैंने उसको बिल पे नहीं किया, राइट, तो अगर मैंने उसको बिल पे नहीं किया, राइट, तो वो मेरे अगेंस्ट में मतलब क्या केस कर सकता है, राइट। तो हमारी बात में जो हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ था कि भाई मैं आपको इतना पैसा पे करूंगा, लेकिन बदले में मैंने उसको पैसा दिया नहीं, तो वो एग्रीमेंट में मैं एग्रीमेंट से मैं हट रहा हूँ, राइट, तो वो मेरे ऊपर केस कर सकता है अगर ये एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा तो, राइट। तो बिजनेस लॉ के जो रूल्स रहते हैं उसके अंदर ये रूल्स अगर एड, ये रूल के मुताबिक अगर वो मेरे ऊपर केस करेगा तो वो केस में वो आगे कार्रवाई कर सकेगा, राइट, और उसको सक्सेस मिलने का चांसेस रह सकता है। अब हम बात करेंगे, अगर मान लो कि मैंने कुछ फ्रॉड किया है, राइट, तो ये एग्रीमेंट बताएगा कि नहीं आकिब उस दिन उस रात को या तो फिर उस डे को उस होटल में अवेलेबल था। तो ये एक एग्रीमेंट था, लेकिन वो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोल देंगे। हम क्यों? क्योंकि वो एक पेपर पे लिखा हुआ है हमारे पास। इसी तरह अगर मैं स्टैम्प पेपर पर कुछ लिखवा रहा हूँ, राइट, तो वो मेरे लिए एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मान लो कि मेरे अंकल है, राइट, या तो फिर मेरे फादर है, उसको उसके नाम की कोई प्रॉपर्टी है, लेकिन वो अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है इंडिया में। तो वो क्या करेंगे, पावर ऑफ एटॉर्नी मोर्गेज छोड़ के जाएंगे उसमें मेरे ऊपर कि मेरी जगह पर हर जगह पर अगर कुछ चाहिए तो आके उसके अंदर साइन कर देगा, राइट। तो वो रिटर्न डॉक्यूमेंट पे लिखा होगा, राइट। अगर वो बोल के गए तो ऐसा नहीं चलेगा, तो कोई भी मतलब के लो कोई भी कोर्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी कि भाई मैं कौन हूँ, वो कोर्ट मुझे नहीं जानती। कोर्ट किसको जानती है? मेरे अंकल को जानती है, जो यहाँ पर होने चाहिए। अगर मेरे अंकल जो है वो यहाँ पर ऐसा डॉक्यूमेंट बना के जा रहे हैं, ऐसा एग्रीमेंट करके जा रहे हैं कि भाई मैं और आकिब एग्री हो रहे हैं कि मेरे जाने के बाद मुझे आकिब को पूरा ट्रस्ट है कि अगर ये जगह ये प्रॉपर्टी है उसको अगर बेचना है तो आकिब की साइन होगी तो भी ये हम लोग ये बेच सकेंगे, राइट। तो ये एग्रीमेंट के हिसाब से मैं, अगर उसके अंदर आकिब ने उसके बाद कुछ फ्रॉड किया तो मैं उसके आकिब के ऊपर क्लेम कर सकता हूँ, राइट। अगर आकिब ये जगह बेच के वो पैसे लेके चला गया तो मैं उसके ऊपर क्लेम कर सकता हूँ, राइट। तो इस तरह से पूरा उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है। लेकिन वो अगर वैलिड डॉक्यूमेंट्स पर है, मीन्स के दस्तावेज पर है, या तो फिर एक स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखा हुआ है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो हमारी एग्रीमेंट जो थी वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बदल गई। अब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है, राइट। कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? पहली बात तो ये कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा दो पार्टी रहेगी, राइट। टू पार्टीज आर एग्रीड फॉर any activities, right, or any promises enforceable by law is called as contract, right। ये हमारे एक सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी। अब हम देखेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट्स है, एसेंशियल एलिमेंट्स है, टू और मोर पार्टीज। अब कॉन्ट्रैक्ट तब ही क्रिएट होगा जब एक से ज्यादा पार्टी या दो से ज्यादा पार्टी अगर उसमें इन्वॉल्व हो, या तो फिर दो पार्टी इन्वॉल्व हो, या तो फिर दो से ज्यादा पार्टी उसमें अगर इन्वॉल्व है, तब ही ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, राइट। अगर मान लो कि मुझे
एक मोबाइल परचेस करना है, राइट? तो दुकानदार को मैं पैसे दूंगा और दुकानदार मुझे सामने मोबाइल देगा, तो वो मेरा एक हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, राइट? अगर मान लो कि मुझे मेरा जो एक मैंने जो शर्ट पहना हुआ है वो शर्ट को मतलब चेंज करके मुझे टी शर्ट मुझे पहना है, तो मैंने मतलब या तो फिर मैंने सोचा कि भाई मुझे मतलब ये नहीं, मुझे एक ब्लेजर पहनना है, राइट? तो मेरे अकेले के साथ मैं कुछ भी मतलब के करूँ, अब उसके अंदर मैं अगर मान लो कि मेरा दिल कह रहा है कि मैं मुझे सब शर्ट पहनना है और मेरा मतलब दिमाग कह रहा है मुझे ब्लेजर पहनना है, अब दोनों के अंदर अफड़ा तफड़ी हो गई और दोनों के अंदर झगड़ा हो गया, तो हो सकता है तो मैं मेंटली डिसेबल मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो जाऊं, तो अगर मैं पुलिस स्टेशन पे जाके नहीं कह सकता कि भाई मेरा दिल और मेरा दिमाग के बीच में झगड़ा हुआ, क्यों? मैं अकेला जो कुछ भी कर सकूं, राइट? उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, राइट? उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। एक सिंगल आदमी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मिनिमम 2 और उससे ज्यादा पार्टीज चाहिए। तो सबसे पहला और सबसे इजीएस्ट एलिमेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है, राइट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें 2 और मोर पार्टीज उसका सबसे बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। नेक्स्ट एलिमेंट है, देखते हैं हम। सेकंड वन है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, राइट? दो पार्टी के साइड से पहली पार्टी जो है वो ऑफर करेगी, दूसरी पार्टी उसको अगर एक्सेप्ट करेगी तब ही ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। मान लो मैं यहाँ से किसी को मैसेज भेज रहा हूँ और सामने वाली पार्टी को अगर मैसेज मिलेगा तब ही उसको पता चलेगा कि मैंने क्या मैसेज भेजा है, राइट? या तो फिर वो कुछ मुझे रिप्लाई करेगा तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ, सामने वाली पार्टी को मैसेज मिल गया है और उसने मतलब कि मुझे रिस्पॉन्स दिया है। इसी तरह क्या होता है, मैंने किसी को ऑफर दिया लेकिन वो एग्री नहीं हो रहा है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा नहीं। चाहे अगर मैं किसी को कहूँ कि हाँ भाई मतलब मैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट था हमारे बीच में, लेकिन सामने वाला पार्टी अगर उसने कोर्ट में बोल दिया कि नहीं भाई मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, मेरे पास प्रूफ है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, राइट? तो ये उसका सेकंड एलिमेंट था। अब देखते हैं हम थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट है लीगल रिलेशनशिप, राइट? लीगल रिलेशनशिप बाय बिजनेस लॉ, राइट? दो पार्टी के बीच में बिजनेस रिलेशन होना चाहिए, जैसे कि एक बायर और कंज्यूमर, राइट? बाय एक दुकानदार और एक कस्टमर जो है, वो दोनों के बीच में जो है वो लीगल रिलेशनशिप है, राइट? तो वो दोनों का एक बिजनेस रिलेशन होना चाहिए, वो ही लोग इसमें कर सके। अब मान लो हस्बैंड वाइफ जो है, अगर हस्बैंड और वाइफ वो दोनों एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि भाई हस्बैंड कह रहा है कि मैं आपको उसकी वाइफ को कह रहा है कि मैं हर महीने तुम्हें एक्सपेंस प्रोवाइड करूंगा 5,000 रुपीज का, राइट? वो दोनों का पर्सनल रिलेशन हो गया, राइट? पर्सनल रिलेशन हो गया। अगर मान लो फिर वो पे नहीं कर पाया, वो अगर पे नहीं कर रहा है, तो उसकी वाइफ अगर कोर्ट में अगर केस करेगी कि भाई मेरा हस्बैंड मुझे 5,000 रुपीज के बारे में मुझे कहा था लेकिन मुझे वो दे नहीं रहा है, तो कोर्ट वो जो केस है उसको रिजेक्ट कर देगी और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको वॉइड डिक्लेयर कर देगी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं। क्यों? क्यों? उन लोगों का लीगल रिलेशन नहीं है इन कंसेंट ऑफ बिजनेस लॉ, राइट? पर्सनल रिलेशन है, बिजनेस लॉ के हिसाब से उसका लीगल रिलेशनशिप नहीं है। पर्सनली अगर देखा जाए तो वो दोनों का लीगल रिलेशन है हस्बैंड वाइफ का, राइट? तो उसमें वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, अगर वो दोनों के बीच में कुछ झगड़ा होता है और एक दूसरे को मतलब कुछ चोट पहुंचती है एक दूसरे की वजह से, तो अगर वो उसके बारे में अगर केस करे तो वो अलग से हो गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो वो लीगल रिलेशनशिप इन द सेंस ऑफ बिजनेस लॉ ये वैलिड नहीं है, राइट? तो लीगल रिलेशनशिप किसके बीच में होना चाहिए? कोई कस्टमर और एक पार्टी, दोनों पार्टी जो है, एक बायर और सेलर, राइट? दोनों का एक लीगल रिलेशन एज पर बिजनेस लॉ होना चाहिए, तो ये तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर होगा। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। इसके अंदर क्या रहेगा? कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, इट मींस के पार्टी की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की। अगर मान लो कि कोई एक माइनर है जिसके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, राइट? ही और शी शुड बी मोर देन 18 ईयर्स, राइट? या तो फिर वो माइनर अगर है लेकिन उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो कर सकते हैं। मान लो किसी का एक फादर है जो अगर फादर नहीं है, तो हो सकता है कि वो एक माइनर है लेकिन वो एक एक्सेप्शनल केस के अंदर उसको हम वैलिड में काउंट कर सकते हैं, उसके लिए भी लीगल फॉर्मेलिटीज हमको फॉलो करनी पड़ती है। चलो, इससे हम वो हाई लेवल में अगर डीप नहीं जाते हैं तो कॉम्पिटेंसी का एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई पर्सन जो है वो जेल में बैठा हुआ है, तो वहां से बैठकर वो शायद कुछ नहीं कर सकता है, राइट? वो जेल में बैठकर कुछ नहीं कर सकता है, तो उसके साथ भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, राइट? तो जो आदमी जेल में बैठा हुआ है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं। अगर वो मेंटली डिसेबल है, राइट, मेंटली डिसेबल है, या तो फिर मतलब थोड़ा उसको उसका हम जैसे कि उसको प्योर अगर हम हिंदी लैंग्वेज बोले, राइट, तो उसका दिमाग खिसका हुआ है, राइट, तो वो आदमी के साथ भी हम कॉन्ट्रैक्ट अगर करेंगे और उसमें अगर कुछ अनचन अनबन हुई, तो हम लोग उसमें केस नहीं कर सकते क्योंकि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट काउंट नहीं होगा, तो वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज के अंदर क्या होगा?
पार्टीज की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, दोनों पार्टी कैपेबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। अब करोड़ों का बिजनेस चल रहा हो और अगर मतलब कोई गरीब आदमी के साथ में अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा और गरीब आदमी मतलब सोचेगा यार ये तो करोड़ वाले लोग मुझे मतलब बुला रहे हैं बीच में, चलो कोई बात नहीं, मैं हाँ में हाँ मिला देता हूँ और मैं उसमें एग्री हो जाता हूँ, राइट। और अगर उसने एग्री कर भी दिया और लास्ट में वो पैसे देने के लिए मना कर दिया उसने, राइट, तो क्या हो जाएगा, फिर अगर मैं उसके ऊपर केस करूंगा तो कोर्ट क्या बोलेगी कि भाई ये आदमी का अगर आप देखोगे फिनेंशियल कंडीशन देखोगे तो वो आदमी एक्चुअली कैपेबल ही नहीं है ये एक करोड़ों की पार्टी के अंदर डील करने के अंदर, तो आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया। तो जो कोर्ट है वो मेरा केस रिजेक्ट करेगी, राइट, और वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में काउंट कर लेगी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में काउंट करेगी नहीं, राइट। तो कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज का ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, राइट। और फिर इफ होता है फ्री कंसेंट, राइट। फ्री कंसेंट में क्या होगा हमारे लिए, इसमें क्या रहेगा, कंसेंट मतलब कि उसकी सम्मति नहीं है, राइट। अगर उसकी सम्मति है सामने वाली पार्टी की, फ्री कंसेंट है, वो आजाद है, अगर मैंने उसके ऊपर गन रख के मैंने उसको फोर्स नहीं किया हो कि तुझे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही और तुझे एग्रीमेंट करनी ही है, अगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो क्या है, सामने वाली पार्टी, बोथ द पार्टीज जो है वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, राइट। फ्री कंसेंट होने के लिए क्या है, अब मान लो कि मेरा लैपटॉप है, मेरा लैपटॉप मुझे सेल करना है, राइट। सॉरी, मेरा ब्रदर है, मुझे कह रहा है कि नहीं आकिब तुझे तेरा लैपटॉप सेल करना पड़ेगा, मैंने बोला नहीं मुझे सेल नहीं करना है लैपटॉप, राइट। तो बोलेगा नहीं तुझे तेरा लैपटॉप मुझे बेचना ही होगा, और उसने मुझे बाई फोर्स बेचने के लिए मुझे बोला कि भाई मुझे लैपटॉप चाहिए, मैं लैपटॉप तेरा ले जा रहा हूँ और ये ले तू 5,000 10,000 15,000 20,000 जो भी उसका प्राइस है तू ले ले मुझसे। तो मैं उसके साथ एग्री नहीं हो रहा है, चाहे वो मुझे पूरी की पूरी कीमत दे रहा है, मेरा पूरा का पूरा लैपटॉप ले जाएगा सेकंड हैंड लैपटॉप ले जाके, लेकिन मैं एग्री नहीं हो रहा हूँ। तो एग्री नहीं हो रहा हूँ मैं उसके साथ सम्मति नहीं दे रहा हूँ, अगर मैं उसके साथ एग्री नहीं हूँ तो मैं फ्री कंसेंट नहीं हूँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। अब आगे जाके मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूँ कि भाई ये बाई फोर्स मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करके गया है और मुझे मेरा ये लैपटॉप परचेस बाय करके चला गया है और मैं उसके साथ एग्री नहीं था, मुझके साथ सहमति नहीं थी मेरी, लेकिन फिर भी वो लेके चला गया, तो वो उसके अंदर केस मेरे साइड में आएगा, राइट। तो इस तरह से फ्री कंसेंट का कॉन्सेप्ट भी बहुत ईजी है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे लॉफुल ऑब्जेक्ट्स एंड कंसिडरेशन। यहाँ पर लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, राइट। तो कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है, अगर कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहे हैं लेकिन वो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल होना का मतलब क्या है, अगर मान लो कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और सामने वाले एक पर्सन ए से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने कहा कि तू और वो भी एग्री हो रहा है, पर्सन ए को मैंने बोला ये ले 10,000 रुपये और वो एग्री हो रहा है, वो साइन भी कर रहा है मेरे पेपर के ऊपर, और मैंने उसको बोला कि भाई वो थर्ड पर्सन जो पर्सन बी है उसको तुझे मारना है, राइट। तो वो लॉफुल ऑब्जेक्ट, वो लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, वो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैं उसको ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता, राइट। या तो फिर मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई सामने कोई लड़की जा रही है उसको तुझे छेड़ना है, या तो फिर कोई बच्चा जा रहा है उसको तुझे मारना है, या तो फिर किसी के घर में चोरी करनी है, या तो फिर किसी की गाड़ी को मतलब तोड़ फोड़ करके आना जाना है, मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ और वो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है कि हाँ भाई मैं तेरे लिए ये काम करूंगा, मैं तेरे लिए वो करूंगा। मैं किसी को बोला भाई तुझे किसी हिसाब से हफ्ता वसूली करना है, राइट। तो अगर वो कुछ काम मैं किसी से करवा रहा हूँ तो वो सब लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मुझे को क्या होना चाहिए, वो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट इन द सेंस मुझे किसी की खरीदी करनी है, मुझे किसी को पैसे देकर किसी के साथ किसी की डील कंप्लीट करवानी है, राइट। मैं पर्सन ए को पैसे देकर बोलूं कि भाई तो पर्सन बी को बना, और पर्सन बी का और पर्सन सी का दोनों का मतलब के जो कॉन्ट्रैक्ट अभी मतलब के जो डील चल रही है वो डील को फिनिश करवा, दोनों के साइड में से नेगोशिएशन करवा और दोनों के कॉन्ट्रैक्ट को फिनिश करवा, तो ताकि मतलब मेरा उसमें से पैसा मतलब क्लीन हो जाए, मेरा पैसा क्लियर हो जाए। तो उसके लिए अगर मैं उसको कुछ पैसे दे रहा हूँ तो मैंने तब भी पैसे दिए और उसके पहले भी पैसे दे रहा था, पहले जो पैसे दे रहा था वो किसके लिए दे रहा था, मैं उसको किसी को मारने के लिए, तो वो लॉफुल ऑब्जेक्ट था। लेकिन अभी जो मैं उसको दे रहा हूँ वो लॉफुल ऑब्जेक्ट है, राइट। तो मैं किसी उसको अगर पैसे दे रहा हूँ और उससे मतलब कुछ लॉफुल काम करवा रहा हूँ, राइट, तो मेरे लिए वो लॉफुल ऑब्जेक्ट, वो मेरे लिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, राइट। और कंसिडरेशन, अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद रिटर्न मुझे कुछ मिल रहा है, अगर मुझे कुछ रिटर्न मिल नहीं रहा है तो पहली बात तो मुझे अगर कुछ नहीं मिलेगा तो मैं एग्री नहीं होगा, एग्री नहीं होगा इट मींस कि उसने मुझे बाय फोर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, तो कानून उसको वही समझेगा कि भाई आकिब को बदले में उसको क्या मिला, अगर आकिब ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो बदले में उसको क्या मिला। अगर मैंने उसमें बोल दिया कि भाई मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिला, तो कानून उसको ऐसा करेगा कि ये कंसिडरेशन में नहीं था, आकिब की साइड कंसिडरेशन में नहीं था। इट मींस के ये कॉन्ट्रैक्ट जो था वो पार्टी ए, मेरे सामने जो पार्टी रहेगी उसने बाय फोर्स ये कॉन्ट्रैक्ट करवाया है,
राइट। फ्री कंसेंट आकिब के साइड से नहीं होगा, वो कोर्ट ऐसा मान लेगी, राइट। तो कंसिडरेशन होना चाहिए, मुझे बदले में कुछ भी, अगर कुछ नहीं मिल रहा तो मुझे ऐसा कहना है कि नहीं मुझे उसमें कुछ लर्निंग मिला, मुझे उसमें कुछ सीखना मिला। ऐसा नहीं है कि हर जगह पर मुझे कुछ पैसा ही मिले मुझे, या तो फिर मुझे कुछ सामने कुछ चीज मिला, राइट। अगर मैं इतना बोल रहा हूँ कि हाँ भाई मुझे पैसा नहीं मिला लेकिन मुझे कुछ सामने सीखने को मिला, तो यहाँ पर बात क्लियर हो गई, राइट। तो कंसिडरेशन जो है वो रिटर्न में कुछ मिला है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट में मुझे कुछ मिलना चाहिए, चाहे वो सीख मिले, चाहे वो मुझे धोखा मिले, या चाहे मुझे वो जनरली मुझे धोखा मिल रहा है, राइट, कुछ तो उसमें मुझे सीखने को मिलेगा। या तो फिर मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूँ, राइट, अगर मुझे धोखा मिला है और वो अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, तो अगर मेरे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और मुझे ऊपर उसके ऊपर धोखा हो रहा है तो मैं वो कॉन्ट्रैक्ट में मैं केस कर सकता हूँ। लेकिन ये बात यहाँ पर इसके धोखे की बात नहीं है, यहाँ पर बात क्या है हमारी कि भाई कॉन्सिडरेशन मुझे रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए, या तो फिर मुझे सीखने के लिए कुछ मिलना चाहिए, या तो कुछ ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, या तो फिर मुझे कुछ पैसा मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ तो मुझे मिलना चाहिए, तो वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन में होगा, राइट। अगर मुझे तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, राइट। सेवंथ पॉइंट है ये रहेगा कॉन्सेंसस एड आइटम, राइट। कॉन्सेंसस एड आइटम में क्या रहेगा कि दोनों पार्टीज जो है, राइट, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, वो दोनों एक दूसरे मतलब वो दोनों क्लियर होने चाहिए, कंफ्यूजन कुछ नहीं होना चाहिए कि भाई ये दोनों किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। जो चीज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वही चीज दोनों के माइंड में सेम होनी चाहिए, राइट, वही चीज दोनों के माइंड में सेम होनी चाहिए और कुछ कंफ्यूजन ना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि भाई मेरे पास दो कार है, एक मेरे पास कार है मर्सिडीज, राइट, और एक मेरे पास कार है इनोवा, राइट, एक मेरे पास कार है मर्सिडीज और एक मेरे पास कार है इनोवा। अगर मैं सामने वाले पार्टी को बोल रहा मुझे मेरी कार बेचनी है, राइट, वो एग्री हो रहा है, अब उसको लगा कि भाई आकिब की मर्सिडीज कार बेचनी है, मैंने उसने मेरे को उसने मुझे प्राइस पूछा, मैंने उसका प्राइस बोला 25 लैक्स, या तो फिर मैं उसको बोलूंगा 15 लैक्स, राइट, 15 लाख में मुझे कार बेचनी है। तो वो सामने वाला पार्टी का अगर बारे में दिमाग में ऐसा होगा कि कंफ्यूजन होगा कि हाँ आकिब के पास तो मर्सिडीज कार है, क्योंकि उसने मुझे मर्सिडीज कार में देखा था, राइट, और अगर उसने मुझे बोला कि हाँ आकिब के पास तो मर्सिडीज कार है, तो वो मुझे मर्सिडीज कार का डील 15 लाख में समझ रहा है और वो एग्री होता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। लेकिन जब उसको जब मैं प्रोडक्ट देने जा रहा हूँ तब उसको पता चलता है कि भाई ये तो आकिब तो इनोवा लेके आया, टोयोटा इनोवा लेकर आया, तो वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि भाई तू मर्सिडीज ले रहा है, राइट। तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट, वो दोनों के साइड से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों के साइड से जो बात जो है वो क्लियर होनी चाहिए, जिस चीज के बारे में हम कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं वो चीज के बारे में नॉलेज, वो चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दोनों के पास होनी चाहिए, उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए, तो ये हमारा कंसेंट एड आइटम हो जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे लीगल फॉर्मेलिटीज। तो आपको पता ही है लीगल फॉर्मेलिटीज सबके सब कंप्लीट होनी चाहिए, अगर एक भी उसमें से डॉक्यूमेंटेशन छूट गया या एक भी लीगल फॉर्मेलिटी छूट गई तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट में से वो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट होगा कि भाई हाँ हम सामने वाला पार्टी जो है हमारे ऊपर अगर कुछ भी क्लेम करेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। तो लीगल फॉर्मेलिटीज वो उसमें कंपलसरी चाहिए, राइट। और लीगल फॉर्मेलिटीज के अंदर क्या क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं, उसमें एग्जांपल ले सकते हैं स्टैम्प पेपर्स का, राइट। स्टैम्प पेपर के अगर वहां देखें तो उसमें अपन लोग पूरा डिटेल में सब कुछ लिखा होता है, तो वो लीगल फॉर्मेलिटीज हो गई। अगर मैं किसी को मतलब कुछ मान लो कि मैं किसी को एक बाइक बेच रहा हूँ, राइट, तो वो बाइक के आज की डेट से बाद की जो जिम्मेदारी जो है वो आदमी की रहेगी, उसके लिए अगर वो अपने नाम पे बाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट, बाइक अभी भी मेरे नाम पे है और बाइक को यूज कर रहा है, लेकिन जब मैंने उसको बेचा तब मैं स्टैम्प पेपर के ऊपर अगर मैंने लिखवा दिया लीगल फॉर्मेलिटीज करके कि भाई ये बाइक मैंने इसको बेचा है, आज की डेट से अगर कुछ भी इसके साथ हुआ, ये बाइक के साथ कुछ एक्सीडेंट हुआ या बाइक में कुछ पकड़ा गया, कहीं कुछ हुआ, तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी इसकी रहेगी। अब चाहे वो गाड़ी मेरे नाम पे नहीं मेरे नाम पे ही क्यों ना हो, अगर वो आदमी को पुलिस पकड़ रही है और पुलिस ने कहा कि भाई ये गाड़ी जो है वो आकिब के नाम पे है, वो मुझे बुलाएंगे पुलिस स्टेशन पे और मैं बोलूंगा सर बोलिए क्या काम है मेरा, पुलिस ऑफिसर मुझे बोलेंगे चलो आपको जेल में डालेंगे क्योंकि आपकी गाड़ी से दारू पकड़ा गया है, आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हुआ है। तो मैं क्या कहूंगा, सर मेरे पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास लीगल फॉर्मेलिटीज के किए हुए डॉक्यूमेंट्स है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने उसको स्टैम्प पेपर दिखाया कि देखो सर मैंने ये आदमी से मैंने नोटरी में मतलब मैंने लिखवाया था और नोटरी का मैंने सही सिक्का करवाया था, और मैंने उसको बोला था कि भाई आज की डेट के बाद जो भी जिम्मेदारी होगी वो तेरी रहेगी, मेरी कुछ नहीं रहेगी, ये मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है। तो मुझे पुलिस बोलेगी कि ओके कोई बात नहीं, इसकी मुझे जेरोक्स कॉपी दे दो और आप चले जाओ, तो मैं यहाँ से फ्री हो जाऊंगा और मैंने जिसको बेचा है वो आदमी आ जाएगा उसमें, राइट, उसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट होता है 9 पॉइंट हो रहा है इसमें क्या रहेगा, सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। 9 पॉइंट आ रहा है सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो ऐसा परफॉर्मेंस जो पॉसिबल हो तब ही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अब चाहे मतलब मैं किसी को बोल रहा हूँ कि भाई तू मुझे अगर 10 लाख रुपए दे तो मैं तेरे लिए मैं चांद से तेरे लिए मतलब के चांद से पानी लेके तेरे लिए आऊंगा और तुझे वो पानी पिलाऊंगा, तो वो पानी पीने से मतलब तुझे सब कुछ ठीक हो जाए। अब आपको पता है कि भाई ये परफॉर्मेंस जो पॉसिबल है ही नहीं,
सामने वाले पार्टी के सामने, सामने वाले पार्टी के साथ, तो ये सर्टेनिटी एंड परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करे तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ये दोनों वैलिड करने चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर तू मुझे 50,000 रुपए दे तो मैं तुझे ये पेन बना के दूंगा, राइट, ये पेन मैं तुझे बना के दूंगा, ऐसी मैं तुझे 10,000 पेन बना के दूंगा। भाई तुझे 50,000 मुझे पैसे दे तो मैं तुझे ऐसी 1 लाख पेन बना के दूंगा, तो मैं एग्री, तो ये पॉसिबल परफॉर्मेंस है कि भाई 50,000 के अंदर 1 लाख पेन बन सकती है। अगर मुझे कोई बोल रहा है कि भाई तू मेरे पास तू मेरे पास आ जा, राइट, मैं तेरे लिए चांद मैं तेरे लिए चांद तोड़ के लेकर आऊंगा और मैं तुझे चांद पे लेके जाऊंगा, मैं तेरी दुनिया तेरे कदम में रख दूंगा, तो ये सब बोलने वाली बातें हैं लेकिन वो परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ऐसे परफॉर्मेंस जो नहीं है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। अगर इसके इस बात पे अगर मान लो कि किसी की शादी हो रही है और लड़के ने लड़की को बोला कि तू मेरे पास शादी के बाद या तो फिर तू मेरी लाइफ में आने के बाद मैं तेरे लिए मैं तेरे कदमों में पूरी दुनिया रख लूंगा, मैं तुझे चांद के से शेयर करवाऊंगा। और मान लो वो लड़का उसने शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं किया, तो क्या करेगा वो लड़की क्या करेगी, कोर्ट में केस करेगी कि भाई मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे पहले बोल रहा था शादी से पहले कि मैं तेरे लिए मैं तुझे चांद पे लेके जाऊंगा, मैं तेरे दुनिया मतलब कि यहाँ पर कदमों में रख दूंगा। तो कोर्ट बोलेगी चलो मैडम जी आप वापस घर पे जाओ, आपका यहाँ पर कुछ काम नहीं है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं था। ये परफॉर्मेंस ये जो बात कही गई थी लेकिन वो परफॉर्मेंस एक्चुअली में पॉसिबल परफॉर्मेंस नहीं है और सर्टेनिटी नहीं है उसके अंदर, तो ये सा जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो वैलिड नहीं होगा। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस और सर्टेनिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना जरूरी है। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, इट शुड नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड, राइट, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका वॉइड डिक्लेयर हुआ नहीं होना चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होता है, अब वैलिड कब होता है, जब उसमें एनफोर्सबिलिटी, जो एग्रीमेंट के अंदर अगर एनफोर्सबिलिटी हो तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, और अगर जो एग्रीमेंट के अंदर अगर एनफोर्सबिलिटी नहीं है तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये सिंपल डेफिनेशन है, आपको मैं समझा रहा हूँ, राइट, दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में के अंदर एनफोर्सबिलिटी नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें कंपलसरी एनफोर्सबिलिटी होनी चाहिए, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट शुड बी एनफोर्सेबल, राइट, तो इट इज द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है तो इट इज डिक्लेयर्ड एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये उसके 10 एसेंशियल एलिमेंट्स थे जो आपको एग्जाम में काम आ सकते हैं, और ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, कल के एग्जाम में आपके लिए 110% ये क्वेश्चन आएगा आएगा और आएगा, राइट। अगर नहीं भी आया तो आपको आज सीखने के लिए मिलेगा, ये क्वेश्चन के बारे में नॉलेज मिलेगा, राइट। थैंक यू सो मच गाइज।